तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज ईएनटी का मॉक टेस्ट था, तो अब वो डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि अ चाइल्ड विद रिकरेंट ब्लीडिंग स्पेशली व्हेन ही पिक्स हिज नोज। ठीक है, presented to emergency, there is still active bleeding for 30 minutes. Active bleeding is minimal. Rhinoscopy could locate active bleeding. First aid have failed. What next? ठीक है, वो कह रहा है कि जैसे एक बच्चा है हमारे पास इमरजेंसी में आया, तो जैसे वो अपनी नाक को नोज़ को पिक करता है, उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ब्लीडिंग 30 मिनट से है, और एक्टिव जो ब्लीडिंग है ना वो मिनिमल है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जब राइनोस्कोपी की गई तो वो लोकेटेड, ठीक है, तो वो जो ब्लीडिंग हो रही थी एक्टिव ब्लीडिंग, वो लोकेशन उसकी मिल गई थी। ठीक है, फर्स्ट एड दिया गया है लेकिन वो फेल हो गया। अब अगला काम क्या करना? ठीक है, अब इसमें पहला ऑप्शन वो देता है सिरिंजिंग ऑफ वैक्स। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना, इधर क्योंकि नाक से ब्लीडिंग हो रही है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं बनता। दूसरा ऑप्शन है कॉटराइजेशन, अगला ऑप्शन है ट्रोटर्स मेथड, और अगला ऑप्शन है एंटीरियर नेजल पैकिंग। अच्छा, हमने एपिस्टेक्सिस की मैनेजमेंट पढ़ी थी कि एपिस्टेक्सिस की मैनेजमेंट में फर्स्ट थिंग जो थी, हमने फर्स्ट एड मैयर्स करने हैं। ठीक है ना, या तो हमने जो सॉफ्ट पार्ट होगा नोज़ का उसको कंप्रेस करना है, ट्रोटर्स मेथड करना है, कोल्ड कंप्रेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या कर देंगे? कॉटराइजेशन। ही ब्लीडिंग इज स्मॉल एंड ब्लीडिंग पॉइंट कैन बी सीन। ठीक है, तो शर्त क्या रखी थी कॉटराइजेशन की? हमने शर्त ये रखी थी कि अगर ब्लीडिंग स्मॉल हुई और विजिबल हुई तो हम क्या कर देंगे? कॉटराइजेशन। तो यहाँ पे केस में भी वही कह रहा है कि एक्टिव ब्लीडिंग मिनिमल है और राइनोस्कोपी से ब्लीडिंग लोकेट भी हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चला जाता है? फर्स्ट एड के बाद चला जाता है कॉटराइजेशन। ठीक है, अगर कॉटराइजेशन भी फेल हो जाता फिर हम चले जाते एंटीरियर नेजल पैकिंग की तरफ। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। आगे वो कहता है अ चाइल्ड डिक्रीज्ड हेयरिंग ऑन हिज लेफ्ट ईयर, ही हैज़ नो फीवर एंड नो ईयर डिस्चार्ज, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? ठीक है, कहता है एक बच्चा आया जिसको बाएं कान में दर्द है, उसको कोई फीवर नहीं है, कोई ईयर डिस्चार्ज नहीं है। मतलब ये कि कोई उसको फीवर नहीं है, कोई ईयर डिस्चार्ज नहीं है, मतलब कोई भी इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन बच्चे को नहीं है। अब बात करते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना की। ओटाइटिस एक्सटर्ना एक इन्फ्लेमेटरी है, तो ये तो होगी नहीं। ठीक है, और वैसे भी ओटाइटिस एक्सटर्ना में पेशेंट को फीवर भी होता है और ईयर डिस्चार्ज भी होता है। नंबर 2, फॉरेन बॉडी। अगर कोई फॉरेन बॉडी है, ठीक है, अगर कोई फॉरेन बॉडी होती तो वो इसका यहाँ पे इस केस में कोई हिंट देता। ठीक है, नंबर 3, ईयर वैक्स, और नंबर 4, ओटाइटस मीडिया। ओटाइटस मीडिया अगेन एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो इसमें भी इन्फेक्शन होगा, पेशेंट को फीवर होगा, ईयर डिस्चार्ज होगा, तो ये भी नहीं बनता। तो आपके पास ऑप्शन बन जाता है ईयर वैक्स का। ठीक है, ईयर वैक्स में जो होता है बच्चा आपके पास आता है, उसको पता नहीं होता। अगर फॉरेन बॉडी का होता तो वो हिंट देता कि कोई ना कोई चीज़ अंदर गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ईयर वैक्स इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला, patient has bone conduction more than air conduction on right side. Weber's test best heard on right ear. What is your diagnosis? तो अब ये आपसे ट्यूनिंग फॉक टेस्ट के बारे में, इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछ रहा है। ये नॉर्मल जब हमने ट्यूनिंग फॉक टेस्ट के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा था 2 टेस्ट करते हैं आप, एक राइनी टेस्ट और एक वेबर टेस्ट। ठीक है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ आया कि ये नॉर्मल है या कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। हमने पढ़ा था नॉर्मल एयर कंडक्शन इज़ मोर देन बोन कंडक्शन। ठीक है, तो हम पहले क्या परफॉर्म करते हैं? रेनी टेस्ट। उसमें क्या करते हैं? एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्म को हम, ठीक है, हमारे कहाँ पे रखते हैं? वाइब्रेटेड फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ ईयर देन ऑन मस्टाइड। ठीक है, पहले हम मस्टाइड बोन पे पहले हमारी क्या रखते हैं, जैसे आपके पिक्चर में शो हो रहा है, मस्टाइड बोन पे रखते हैं हमारी ट्यूनिंग फोक को, और पेशेंट को कहते हैं जब सुनाई देना बंद हो जाए तो आप बताइएगा। जैसे उसको बंद होता है तो ट्यूनिंग फोक के दूसरे पार्ट को आप कान के नज़दीक ले आते हैं, एयर कैनाल के, ठीक है, और फिर कहते हैं कि जब ये सुनना बंद हो जाए। ठीक है, तो वो होती है जब हम पास लेके आते हैं वो होती है एयर कंडक्शन, जब हम बोन पे रखे होते हैं तो वो बोन कंडक्शन। जो एयर कंडक्शन होती है ना वो ट्वाइस देन बोन कंडक्शन होती है। तो एयर कंडक्शन इज़ मोर देन बोन कंडक्शन, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो वैसे इस केस में वो क्या कह रहा है?
बोन कंडक्शन इज़ मोर देन एयर कंडक्शन, तो मैं मतलब ये नॉर्मल तो नहीं है, मतलब जो फर्स्ट अल्फ़ा ऑप्शन है वो तो वैसे ही निकल जाता है। अब बात कर लेते हैं आया कि ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ठीक है। तो अब रेनी टेस्ट में क्या होता है, अगर एयर कंडक्शन इज़ मोर देन बोन कंडक्शन, या तो ये फिर नॉर्मल होगा या फिर ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा, ठीक हो गया। अगर बोन कंडक्शन इज़ मोर देन एयर कंडक्शन तो ये कन्फर्म क्या है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ठीक है। तो अब बोन कंडक्शन इज़ मोर देन एयर कंडक्शन तो मतलब ये है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। तो राइट सेकंड ऑप्शन है राइट सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, तो मतलब ये ऑप्शन भी बिल्कुल निकल जाता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो पीछे रह जाता है आपका सी और डी, ठीक है। अब उसने बोल दिया कि पेशेंट को बोन कंडक्शन मोर देन एयर कंडक्शन है, ठीक है। अब आगे वो कहता है वेबर्स टेस्ट इज़ बेस्ट हर्ड ऑन राइट ईयर, ठीक है। तो दूसरा टेस्ट हम करते हैं वेबर टेस्ट, ठीक है। अब वेबर टेस्ट क्या होता है, एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्म हम फोरहेड पे रखते हैं और पेशेंट को कहते हैं क्या इसकी वाइब्रेशन दोनों कानों में बराबर जा रही हैं। अगर वो बराबर जा रही हों तो ये नॉर्मल होगा, अगर नहीं इफ़ लेटरलाइज टू डिजीज्ड एयर, ठीक है। मतलब ये कि अगर पेशेंट कहता है कि मेरे राइट एयर की तरफ लेटरलाइज हो रही हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, डिजीज्ड एयर, तो वो होगी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, उस ईयर का कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगी, ठीक है। इफ़ लेटरलाइज टू हेल्दी ईयर, ठीक है, अगर लेटरलाइज टू हेल्दी ईयर होगी तो उसके दूसरे कान, उसी कान का क्या मसला होगा, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है वेबर्स बेस्ट हर्ड ऑन राइट ईयर, ठीक है। तो उसने पहले कंफर्म कर दिया कि बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ग्रेटर है, तो हमने ये देख लिया कि ये तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। फिर हमने देखा कि वो कहते हैं वेबर्स बेस्ट हर्ड ऑन राइट ईयर, तो वो क्या होती है, राइट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। जो आपकी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस उसकी कॉजेज थी आपके एक्सटर्नल डिजीज़ या मिडल डिजीज़, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर डिजीज़ या मिडल ईयर डिजीज़। और जो इंटरनल ईयर डिजीज़ थी उनमें क्या आता था, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ठीक है। तो हमने वो ऑप्शन करेक्ट करना है जिसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगी, सेंसरी नहीं होगी। अब जो मीनियर डिजीज़ है ये इंटरनल ईयर की डिजीज़ है, तो इसमें तो कंडक्टिव लॉस नहीं होता। दूसरी अकोस्टिक न्यूरोमा, ये भी इंटरनल ईयर की डिजीज़ है, तो इसमें भी क्या होता है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। दूसरी है ओटाइटस मीडिया, ओटाइटस मीडिया क्या है, मिडल ईयर डिजीज़ है, तो इसमें क्या होता है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस नहीं होता। दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। चौथा ऑप्शन है ऑडिटरी सेंटर डैमेज, ऑडिटरी सेंटर डैमेज है तो मतलब ऊपर का मसला है, तो ठीक है, इसमें भी सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस ही होती है। तो ओटाइटस मीडिया में सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस नहीं होती, इसमें कौन सी होती है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। जनाब आगे वो कहता है अ पेशेंट केम आफ्टर स्विमिंग complaining of fever, earache, itching, and decreased hearing loss. On examination, there was green purulent discharge. Which organism is responsible for this? ठीक है, मतलब पेशेंट स्विमिंग करके आया है, उसके बाद कह रहा है मुझे फीवर है, कान में दर्द है, इचिंग है, डिक्रीज हेयरिंग लॉस भी है, और वहाँ पे ग्रीन प्यूरुलेंट डिस्चार्ज है। ग्रीन प्यूरुलेंट डिस्चार्ज कह के उसने बात ख़त्म कर दी है। तो ग्रीन प्यूरुलेंट डिस्चार्ज किस में होता है, सूडोमोनास में, ठीक है। और ये केस किसका है, ओटाइटस एक्सटर्ना का, जिसको हम स्विमर डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो पेशेंट क्या होगा, स्विमिंग करके आया होगा, फीवर, एयर एक, इचिंग, डिक्रीज हेयरिंग लॉस की, ठीक है। और अगर ग्रीन ना हुआ तो फिर कोई और हो सकता था, अगर ग्रीन हो गया तो फिर क्या है, सूडोमोनास। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा जी, आगे वो कहता है 45-year-old मेल presented with severe pain in ear and purulent foul discharge. Patient has headache, facial drooping and poor eyelid closure. Most likely diagnosis, ठीक है। 45 साल का मेल आया है, सीवियर पेन इन ईयर है, प्यूरुलेंट फाउल डिस्चार्ज है, ठीक है ना। साथ में पेशेंट को हेडेक भी है, फेशियल ड्रूपिंग भी है, पुअर आईलिड क्लोजर भी है। तो डायग्नोसिस क्या है, तो इसका डायग्नोसिस बन जाता है मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, इसमें क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये एक मलिग्नेंसी नहीं है, ना ही कैंसर है, ठीक है ना। तो ये एक ओटाइटिस एक्सटर्ना का एग्रेसिव इन्फेक्शन है, ठीक है ना। किससे होता है, सूडोमोनास से। तो इसमें सारे सिम्टम्स ओटाइटिस एक्सटर्ना वाले होंगे, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है फेशियल पाल्सी की, ठीक है। तो ये इसमें हेडेक बताया उसने, फेशियल ड्रॉपिंग, पुअर आईलेट क्लोज, तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, फेशियल पाल्सी के। तो ये किसकी तरफ चला जाता है, टुवर्ड्स
malignant otitis externa। पहला ऑप्शन है ओटाइटस मीडिया विद इफ्यूजन, जिसको हम सीरस ओटाइटस मीडिया भी बोलते हैं। उसमें ऐसे कोई फीचर्स नहीं होते लाइक हेडेक, फेशियल ड्रोपिंग। फिर आ जाता है पेरिकॉन्ट्राइटिस, उसमें भी ऐसी कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती। ऑटोमाइकोसिस, इसमें भी ऐसी कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, malignant otitis externa। जी जनाब, आगे वो कहता है व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ एक्यूट सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया। मिडल ईयर की डिजीज़ है एक्यूट सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, जिसमें डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है इसका डिस्चार्ज का कल्चर। ब्लड कल्चर नहीं होती, आर्डियोमेट्री नहीं होता, राइनोस्कोपी वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो राइनोस्कोपी वैसे भी हम नेजल डिजीज़ के लिए करते हैं। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल यहीं से निकल जाता है, ठीक है। ब्लड कल्चर नहीं करते, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या आता है, डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज निकल रहा होता है उसका कल्चर करवाना होता है। अगला कहता है अ पेशेंट हैज़ प्रोफ्यूज्ड, ये है प्रोफ्यूज्ड है नॉट प्रोड्यूस्ड, प्रोफ्यूज्ड म्यूसिड एंड ऑर्डरलेस ईयर डिस्चार्ज विद माइल्ड डेफनेस, ऑटोस्कोपी रिवील सेंट्रल परफोरेशन, व्हाट इज डायग्नोसिस। तो ये क्रॉनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया का केस है। क्रॉनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक ट्यूबोटिम्पैनिक और एक एटिगो एंट्रल, ठीक है। तो इन दोनों डिजीज़ को हमने डिटेल्ड में डिफ्रेंशिएट किया था एक उनके डिस्चार्ज में, ठीक है। जो ट्यूबोटिम्पैनिक होता है उसमें प्रोफ्यूज मिक्स्ड ऑर्डरलेस डिस्चार्ज होता है, और इसमें डेफनेस जो होती है माइल्ड सी होती है, ठीक है। और इसकी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन सेंट्रली परफोरेशन होती है, जबकि एटिको एंट्रल में स्कैंटी प्यूरुलेंट, ठीक है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, और वहाँ पे डेफनेस भी मार्क्ड सी होती है, मोस्ट सीवियर डेफनेस होती है, ठीक है। और पेशेंट की वहाँ पे टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, पेरिफेरल परफोरेशन होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ट्यूबोटिम्पैनिक क्रॉनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया, क्योंकि सेंट्रल परफोरेशन है। तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। आगे वो कहता है पेशेंट हैज परसिस्टेंट माइल्ड डेफनेस, ईयर एक एंड डिलेड स्पीच, ऑटोस्कोपी रिवील्स ग्रेश ब्लू ट्यूबिक मेम्ब्रेन, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, व्हाट शुड बी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये क्या कहता है, परसिस्टेंट माइल्ड डेफनेस है, ईयर एक है, डिलेड स्पीच है, और ऑटोस्कोपी रिवील करती है ग्रेश ब्लू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ग्रेश ब्लू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक डिजीज़ में आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरस ओटाइटिस मीडिया, ठीक हो गया। और पेशेंट को क्या है, परसिस्टेंट है, ना कि पहली दफ़ा आया, एक्यूट नहीं है, परसिस्टेंट है, उसको माइल्ड डेफनेस है, ईयर एक है, डिलेड स्पीच है, ठीक है। तो ऑप्शन में रिपीट एंटीबायोटिक्स, मायरेंजोटमी, ग्रोमेट इंसर्शन एंड डी बोथ ए एंड बी। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि सीरस ओटाइटिस मीडिया में होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉन प्यूरुलेंट फ्लूइड इन माइल्ड एयर कैविटी, ठीक है। तो माइल्ड डेफनेस, ईयर एक, डिलेड स्पीच होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम जो अंडरलाइंग डिजीज होती है उसको ट्रीट करते हैं, एंटी एलर्जिक्स, एंटीबायोटिक देते हैं। इफ़ परसिस्टेंट तो हम क्या करते हैं, मायरेंजोटमी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोमेट इंसर्शन, ठीक है। तो इसमें हमने एंटीबायोटिक्स रिपीट नहीं करनी, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, मायरेंजोटमी, जिसको हम ग्रोमेट इंसर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन इज़ करेक्ट, जिसमें लेकिन ये बोथ बी एंड सी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोथ बी एंड सी, मायरेंजोटमी या ग्रोमेट इंसर्शन, इन दोनों को एक नाम है। अगला केस है, अ 50-year-old मेल इज कंप्लेनिंग ऑफ यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, वर्टाइगो, टिनाइटस। He says that his affected ear is full of something. What will you give to relieve symptoms of patient? पेशेंट को क्या है, यहाँ पे हमने जब हमने मीनियर्स डिजीज़ पढ़ी थी तो मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, और वो निमोनिक था DVT, DVT। D स्टैंड फॉर डेफनेस, V स्टैंड फॉर वर्टाइगो एंड T स्टैंड फॉर टिनाइटर, ठीक है। DVT प्लस pressure, affected pressure या full of something pressure is what Meniere disease, ठीक है। DVT प्लस फुलनेस इज मीनियर डिजीज, ठीक है। तो पेशेंट DVT क्या होती है, हमारे जो एंडोलिम्फ होता है इंटरनल ईयर में, उसकी डिसेंशन हो जाती है। पेशेंट प्रेजेंट करता है डेफनेस के साथ, वर्टाइगो के साथ, टिनाइटस के साथ, और पेशेंट कहता है कि देयर इज फीलिंग ऑफ फुलनेस और प्रेशर इन अफेक्टेड आई, ठीक है। तो एक्यूट अटैक में पेशेंट को हम वेस्टिबुलर सीडेटिव देते हैं, जो क्या होता है, प्रोक्लोरपेराजिन। इसमें अल्फा ऑप्शन है, बीटा स्टीन जो एंटी वर्टाइगो है उसका कोई काम नहीं है, IV सेफ्ट्राइजोन, ठीक है।
तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। प्रोक्लोरपैराजिन जो एक वेस्टिबुलर सिडेटिव है, तो ये देंगे पेशेंट को ताकि उसके सिम्टम्स रिलीफ हो। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन वो कहता है 50-year-old मेल इज़ कंप्लेनिंग ऑफ यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, वर्टाइगो, tinnitus. On examination, patient had loss of corneal reflex and facial drooping. What is the diagnosis? सेम पेशेंट था, 50 साल का था, यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, वर्टाइगो है, टिनाइटस है, लेकिन उसका कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस्ट है और फेशियल ड्रूपिंग भी है पेशेंट को। ठीक है, तो ये आपके पास चला जाता है एक अकॉस्टिक न्यूरोमा या वेस्टिबुलर शॉनोमा। उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने मेनियर डिजीज़ पढ़ा था डीवीटी प्लस फुलनेस, और अकॉस्टिक न्यूरोमा पढ़ा था डीवीटी प्लस क्रेनियल नर्व पाल्सी। ठीक है ना, कोई भी क्रेनियल नर्व की पाल्सी के फीचर होंगे। तो ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स, फेशियल ड्रोपिंग। ठीक है, तो ये किसके आपको, एक तो फेशियल नर्व की आपकी पाल्सी हुई है, ठीक है, और दूसरा ट्राइजेमिनल नर्व आपकी जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। तो इस तरीके से क्रेनियल नर्व पाल्सी प्लस डीवीटी इज व्हाट? अकॉस्टिक न्यूरोमा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। मेनियर डिजीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो क्रेनियल नर्व की पाल्सीज का कोई लेना देना नहीं था। लेब्रेंथाइटिस, ठीक है, लेब्रेंथाइटिस की आगे हम पढ़ते हैं वो क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, 70-year-old male presented with hearing loss. Which of the following is leading cause of hearing loss in aged patient? ठीक है, एक बूढ़ा सा 70 साल का बाबा है, लीडिंग कॉज ऑफ हेयरिंग, डिक्रीज हेयरिंग इन एज्ड पेशेंट इज व्हाट? प्रेसबाइकोसिस। प्रेसबाइकोसिस इज लीडिंग कॉज ऑफ एज्ड पेशेंट डिक्रीज हेयरिंग। ठीक हो गया, तो प्रेसबाइकोसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 हमने एक पढ़ी थी वेस्टिबुलर शॉनोमा या अकॉस्टिक न्यूरोमा। ठीक है, हैज़ एसोसिएशन विद, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2, NF2। ठीक है, तो ये न्यूरोफाइब्रोमाटिस टाइप 2 के साथ जो हमारा अकॉस्टिक न्यूरोमा या वेस्टिबुलर शॉनोमा उसकी एसोसिएशन होती है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ केजल बैक प्लेक्सिस। ठीक है, केजल बैक प्लेक्सिस हमने पढ़ा था या कहाँ पे? नोज़ में। केजल बैक प्लेक्सिस क्या था कि एक आपका बहुत सा पार्ट होता है, बहुत सा प्लेक्सिस है, कलेक्शन है हमारी आर्टरीज़ का हमारे नोज़ में, जिसको हम लिटल एरिया भी बोलते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे जिसकी वजह से 90%, मोर देन 90% ब्लीडिंग जो होती है, एपिस्टेक्सिस होती है, वो इसी एरिया से होती है। और हमने कुछ आर्टरीज़ के नाम याद किए थे, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी ऐसी आर्टरी है जो केजल बैक प्लेक्सिस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो वो आर्टरी थी, ये पिक्चर में आप देखिए, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी और सुपीरियर लेबियल आर्टरी। इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन में नज़र आएगा वो करेक्ट नहीं होगा। सुपीरियर लेबियल आर्टरी करेक्ट ऑप्शन, इन्फीरियर लेबियल आर्टरी ऐसी हमने कोई नहीं पढ़ी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है। ठीक है, तो ये तीनों आर्टरी ACD आपकी केजल बैक प्लेक्सिस का पार्ट है। इन्फीरियर लेबियल आर्टरी इज नॉट पार्ट ऑफ केजल बैक प्लेक्सिस, तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 35-year-old male, known case of asthma, complaining of something coming out of nostril। ठीक है, तो समथिंग आउट ऑफ नॉस्ट्रिल की कंप्लेन कर रहा है पेशेंट। ठीक है, तो वो अब क्या हो सकती है? हमने पॉलिप्स पढ़े थे। ठीक है, पॉलिप्स में पढ़ा था हमने, दो टाइप्स के पॉलिप्स थे, एक थे एंट्रोकॉइनल पॉलिप्स और दूसरे थे एथमोइडल पॉलिप। ठीक है, अब इन दोनों का फ़र्क ये था, एंट्रोकॉइनल पॉलिप जो आपके होते हैं वो यूनिलेटरल होते हैं। ठीक है, और एथमोइडल पॉलिप्स जो होते हैं उसकी बायलेटरल होते हैं। लेकिन अब इसमें वो बता नहीं रहा कि आया कि यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, लेकिन वो इस केस में एक आपको हिंट दे रहा है, और वो हिंट ये है कि एस्थमा। ठीक है ना, क्योंकि एस्थमा जो रिस्क फैक्टर है, एस्थमा, एलर्जिक रेनाइटिस, साइनसाइटिस, दे आर रिस्क फैक्टर फॉर एथमोइडल पॉलिप्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 16, 32-year-old female presented with fever, nasal discharge, headache and post-nasal drip. He told that she visited dentist last week. What is likely diagnosis? ठीक है,
क्या कहता है, फीवर है, नेज़ल डिस्चार्ज है, हेडेक है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप है, ठीक है। और वो पेशेंट ने डेंटिस्ट को लास्ट वीक विज़िट किया, मतलब कोई डेंटल इन्फेक्शन या डेंटल का कोई इशू था। तो अब जहाँ पे डेंटल का इशू आ जाएगा, ठीक है ना, तो हमने पढ़ा था, अच्छे से आपको पढ़ा था, हमारे पास हमने पढ़े थे साइनोसाइटिस, ठीक है। हमारे पास 4 किस्म के साइनोसाइटिस थे, ठीक हो गया, जिसमें मैक्सिलरी, फेशियल, स्फिनोइडल, एथमोइडल, ठीक है। तो एक ही ऐसा साइनोसाइटिस था जिसमें डेंटल्स का इशू था, ठीक है ना, दांतों के इन्फेक्शन का इशू था, और वो आपका था मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, ठीक है। क्योंकि आपकी जो मोलर्स और प्री मोलर्स की रूट्स होते हैं वो ओपन कहाँ हो रहे होते हैं, आपके मैक्सिलरी साइनस में, ठीक है। इसलिए तो मतलब उसको पहले डेंटल इन्फेक्शन हुए, ठीक है ना, वो होते होते कहाँ पहुँच गया, मैक्सिलरी साइनसिस में, और उसके वहाँ पे साइनोसाइटिस करवा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके पास चारों जो साइनोसाइटिस हैं, एक एक साइनोसाइटिस अपने पास एक एक ऐसा फीचर लेके आता है जिससे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो अगला केस वो कहता है कि पेशेंट हैज़ पेन एट ब्रिज ऑफ नोज एंड डीप टू आइज, एडिशनली ही हैज़ फीवर, पोस्ट नेजल ड्रिप एंड नेजल डिस्चार्ज, ठीक है। तो हमने पढ़ा ये था कि आपका जो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है, साइनोसाइटिस में पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आएगा, नेज़ल आपके वही सारे सिम्टम्स की, लाइक फीवर, नेज़ल डिस्चार्ज, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, हेडेक, वॉइस चेंज। लेकिन हर एक साइनोसाइटिस एक कंप्लेन लेके आएगा, लाइक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस वाला पेशेंट कंप्लेन लेके आएगा स्पेशल पेन एंड रेडनेस एट चीक्स, तो ये मैक्सिलरी साइनोसाइटिस होगा, ठीक है। और फ्रंटल साइनोसाइटिस में होगा पेशेंट को फ्रंटल हेडेक होगा विच वर्सेस एज डे प्रोग्रेस, ठीक है। और एथमोइडल साइनोसाइटिस वाला क्या होगा, पेन एट ब्रिज ऑफ नोज एंड डीप टू आई, ठीक है। तो इस केस में वो क्या कह रहा है, पेन एट ब्रिज ऑफ नोज एंड डीप टू आई, तो ये क्या बन जाता है आपका एथमोइडल साइनोसाइटिस। और स्फिनोइडल साइनोसाइटिस वाला पेशेंट क्या स्पेशल फीचर लेके आता है, पेन एट वर्टेक्स या ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन ऐसे आपने इनको अच्छे से याद करना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या बन जाता है, एक्यूट एथमोइडल साइनोसाइटिस, डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल क्वेश्चन है, टॉन्सिल्स आर लोकेटेड है, सिंपल है और इम्पोर्टेंट है, याद करने वाला, ठीक है। हमने याद किया था कि टॉन्सिल्स और एडिनॉइड इन दोनों की लोकेशंस के बारे में पढ़ा था। जो टॉन्सिल्स होते हैं दे आर लोकेटेड एट लेटरल वॉल ऑफ ओरोफेरिंक्स, ठीक है, लेटरल वॉल ऑफ ओरोफेक्स, इसको अच्छे से आपने याद रखें। लेटरल वॉल ऑफ ओरोफेक्स की लोकेशन के पे क्या होते हैं, आपके टॉन्सिल्स लोकेटेड होते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 8 years old child presented to ENT OPD with high grade fever and sore throat. On examination of throat, tonsils were superficially red and swollen with no exudates. Which type of tonsillitis the patient most likely has? तो एक पेशेंट आया है हाई ग्रेड फीवर के साथ, सोर थ्रोट के साथ, ठीक है ना। तो हमने जब थ्रोट का एग्जामिनेशन किया तो टॉन्सिल्स के उसके सुपरफिशियली रेड और स्वेलिंग थी, लेकिन एक्सुडेट कोई नहीं थी, ठीक है, कोई पस वगैरह डिस्चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं था। तो वो कह रहा है कि टॉन्सिलाइटिस की कौन सी टाइप है। तो हमने टॉन्सिलाइटिस की 4 टाइप्स पढ़ी थी, जिनमें फर्स्ट टाइप थी सुपरफिशियल या कैटारल। उसमें क्या होता है, उसकी सिर्फ अपर सरफेस एपिथेलियम इन्वॉल्व होती है, टॉन्सिल्स की रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, एक्सुडेट कोई नहीं होता, ठीक है। दूसरी टाइप थी पेरेन्काइमा या लेकुनर, इधर क्या बनता है, क्रिप्स बनते हैं टॉन्सिल के, इधर होल टॉन्सिल इज इन्फ्लेम, ठीक है। फॉलिकुलर में क्या बनती है, सुप्रेशन या एब्सेस, ठीक है। एब्सेस कहाँ आके बनती है, फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में, ठीक हो गया। मेम्ब्रेनस में क्या होती है, वहाँ पे ग्रेश वाइट की मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है ना। जैसे उसको उतारने की कोशिश करते हैं तो ब्लीडिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि सुपरफिशियली रेडनेस और स्वेलिंग थी, तो एक्सुडेट कोई नहीं था, तो कौन सी टाइप बन जाती है, कैटारल टाइप और सुपरफिशियल टाइप, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। आगे वो कहते हैं 45 years old मेल इज कंप्लेनिंग ऑफ persistent sore throat and progressive hoarseness of voice. Patient is unable to open his mouth. On examination, there was palpable lump in anterior portion of neck. What could be cause of all these symptoms? नंबर 1 क्या कहता है, वो कहता है पेशेंट को persistently sore throat है और progressively hoarseness of voice है, ठीक है।
काफ़ी टाइम से उसको सोर थ्रोट चल रहा है और उसकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस प्रोग्रेसिव होती जा रही है। पेशेंट इज़ अनएबल टू ओपन हिज माउथ, मतलब पेशेंट को क्या मसला है, उसको जॉ का कोई मसला है, मतलब क्या है, ट्रिसमस है। एंड ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज पेल्पेबल लंप इन एंटीरियर पोर्शन ऑफ, जैसे हमने इसको एग्जामिनेशन किया तो आपको एंटीरियर पोर्शन ऑफ नेक पे एक लंप मिला। व्हाट कुड बी कॉज? ठीक है जनाब, हमने पढ़ा था क्विंसी पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, दूसरी चीज़ है सेल्डानियाटिस, तीसरी है टॉन्सिलर कार्सिनोमा और चौथी चीज़ है गोइटर। ठीक है, तो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनता है आपका है वो है टॉन्सिलर कार्सिनोमा। ठीक है, टॉन्सिलर कार्सिनोमा, क्योंकि क्विंसी में भी ट्रिस्मस होते हैं लेकिन क्विंसी में आपको एंटीरियर पोर्शन ऑफ नेक पे आपको कोई भी क्या स्वेलिंग या लंप नहीं मिलता क्विंसी में। ठीक है ना, और वो सिर्फ किस में मिलता है आपको? टॉन्सिलर कार्सिनोमा में। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 21 वो कहता है पेशेंट हैज़ हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स एंड हॉट पोटैटो वॉइस। हॉट पोटैटो वॉइस है, चिल्स एंड रिगर्स हैं फीवर के साथ, मतलब क्या है, कोई एब्सेस बनी हुई है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज वल्वर डेविएशन एंड टिल्टेड नेक, व्हाट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर दिस पेशेंट? जनाब, तो क्या कह रहा है, पेशेंट को हाई फीवर है, चिल्ड एंड ट्रिगर्स हैं, हॉट पोटैटो वॉइस है और ऑन एग्जामिनेशन देयर इज वल्वर डेविएशन एंड टिल्टेड नेक। तो ये सारे ऑप्शन, जो सारे सिम्टम्स हैं वो पेशेंट को किस तरफ लेके जा रहे हैं? टुवर्ड्स क्विंसी पेरिटॉन्सिलर एब्सेस पे। ठीक है, तो और एब्सेस का ट्रीटमेंट हमने कोई भी, जब हमने पढ़ा था कोई भी एब्सेस होगी तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? इंसिजन एंड ड्रेनेज, एंड उसके बाद एंटीबायोटिक देनी है। ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन वो कहता है आईवी एंटीबायोटिक देनी है लेकिन बाद में। ट्रैकियोस्टमी नो, इंसिजन एंड ड्रेनेज IND। ठीक है, तो एब्सेस के केस में हमने हर दफ़ा क्या करना है? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज व्हाट? इंसिजन एंड ड्रेनेज। सो क्वेश्चन नंबर 22, साइट ऑफ ट्रैकियोस्टमी ट्यूब इंसर्शन, जो हम ट्रैकियोस्टमी ट्यूब इंसर्ट करते हैं उसकी कौन सी जगह पे करते हैं? ठीक है ना, 4th एंड 5th क्रिकोइड कार्टिलेज, 3rd एंड 4th, 1st एंड सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, 2nd एंड 3rd क्रिकोइड कार्टिलेज पे हम क्या करते हैं? हमारी जो ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है वो इंसर्ट करते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 23 वो कहता है लोकेशन ऑफ एडिनॉइड। ठीक है, हमने टॉन्सिल्स की लोकेशन पढ़ी थी लेटरल वॉल ऑफ ओरोफेरिंक्स। ठीक है, और एडिनॉइड्स हमने पढ़ने हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरिंक्स। ठीक है, तो अगर आप, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप ओरो और नेजो में कंफ्यूज हो जाएं तो आपने क्या याद रखना है? एडिनॉइड्स नो और नेजो। ठीक है ना, नोइड्स और नेजो, नोइड्स भी एंड से स्टार्ट हो रहा है और नेजो भी एंड से स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अल्फा। पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरिंक्स पे होते हैं एडिनॉइड और लेटरल वॉल ऑफ ओरोफेरिंक्स पे होते हैं आपके टॉन्सिल्स। क्वेश्चन नंबर 24, स्टीपल साइन इज सीन इन। ठीक है, तो हमने दो किस्म के साइन पढ़े थे, एक था एक थंब साइन और दूसरा था स्टीपल साइन। जो थंब साइन था वो प्रेजेंट होता है एपिग्लोटाइटस में। ठीक है, और जो स्टीपल साइन था आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है वो होता है स्क्रूप में। ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन, लेरेंक्स कैंसर इज व्हाट टाइप ऑफ कैंसर? ठीक है, तो लेरेंक्स कैंसर किस टाइप का कैंसर होता है? स्क्वेमस सेल कैंसर, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, लेरेंक्स कैंसर इज व्हाट टाइप ऑफ कैंसर? स्क्वेमस सेल कैंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 25 क्वेश्चंस।